हम घर में एक नया पौधा लगाते हैं तो उसकी बड़ी देखभाल शुरुआती दिनों में करते हैं। बार बार जाकर के देखते हैं मिट्टी कहीं ज्यादा गीली तो नहीं है, कहीं पौधा सूख तो नहीं गया है, कहीं उसको कोई जानवर तो नहीं नोच ले गया। बिल्कुल वही स्थिति मंच पर आए नए रचनाकार की होती है। मंच पर आए नए रचनाकार को बड़ी देखभाल की जरूरत होती है, बड़ी परवरिश की जरूरत होती है और बड़े प्रोत्साहन की जरूरत होती है। जो व्यवसायिक कवि सम्मेलन हो गए, जब से कवि सम्मेलनों का व्यवसायीकरण हो गया, नए रचनाकारों को मंच पर पांव रखने की समस्या होने लगी। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये लगा मुझे कविता तो पढ़नी है लेकिन व्यवसायिक रूप से नहीं पढ़नी है। उन्होंने एक नया नाम दिया, ओपन माइक। लोग बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, कम उम्र के भी हैं, बड़ी उम्र के भी हैं, लेकिन मंचीय अनुभव बहुत अधिक नहीं है। ऐसे लोगों ने अपना रास्ता, सरल रास्ता तलाशा ओपन माइक में, और हम गाथा महोत्सव में हर बार ओपन माइक का आयोजन करते हैं। मैं पल्लवी गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं कि वे ओपन माइक के संचालन के लिए आए। उनकी अगवानी में जमुना प्रसाद उपाध्याय जी की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं जो नई पौध लगाने पे तुले हैं, हम हैं जो नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आवाज दें पल्लवी गर्ग जी। बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी, आप बड़े ही प्यार से हमेशा बुलाते हैं और दिल खुश हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको स्टेज पर आमंत्रित कर लेते हैं, फिर हम इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। अनीस बेकस जी, निश्चला जी, धीरेन्द्र जी, मौसमी जी, डॉक्टर राव विक्रम जी, ज्योत्सना जी और वीना जी, प्लीज़ आ जाइए और स्थान ग्रहण करिए। सबका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये जितने भी लोग हैं उनमें से कई लोग शायद पहली बार मंच पर अपना प्रस्तुति देने के लिए आए हैं, तो आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। कलाओं के इतिहास को जब जीवन के इतिहास के साथ जोड़कर देखा जाता है, तब हमें दोनों के प्रति नई सोच मिलती है। ये बात भारतीय संदर्भ में खास मायने रखती है, जहाँ कलाएं, खासकर मनोरंजन कलाएं, हमेशा जीवन के साथ विकसित हुई हैं। कुंवर नारायण जी की पुस्तक रुख की इन पंक्तियों से मैं पल्लवी नव सृजन द ओपन माइक के इस सत्र का शुभारंभ कर रही हूँ। साहित्य और संस्कृति के समागम से किसी भी समाज का बेहतर विकास होना सुनिश्चित होता है। समाज में नवीनता के भाव के लिए आवश्यक है कि अपने इतिहास से हम जुड़े रहें, वहाँ से अच्छी खूबसूरत बातों को सीखें और गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ें। कोई भी सृजन हो वो बिना पूर्वाभास के हो ही नहीं सकता। वही पूर्वाभास तो जोड़ता है हमें हमारे इतिहास से। इतिहास समाज का, देश का, मानवता का और मानव का इतिहास, और यही इतिहास बनता है विकास की धुरी। संस्कृति, इनोवेशन, ग्रोथ, आज सुबह से हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं और सुन रहे हैं। इसी सोच को प्रधान रखते हुए गाथा के इस चौथे महाउत्सव में आज के नवसृजन में कुछ प्रतिभाएं उपस्थित हुई हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वरचित कविताएं, कहानियां, गीत और गज़ल हमारे सम्मुख आएंगे और नई सोच और विचारों के सृजन में संस्कृति से जुड़े पहलुओं को समझने की कोशिश होगी। आज के इस सत्र का आरंभ करते हैं कबीरदास जी की पंक्तियों से। बूंद पड़ी जो समुद्र में ताहि जाने सब कोय, बूंद पड़ी जो समुद्र में ताहि जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे विरला कोय। ऐसे ही कुछ विरले लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए, सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं मोहम्मद अनीस बेकस जी को। इनको कहानी, स्क्रिप्ट, गीत, गज़ल लिखने का शौक़ है और इनका अपना ड्राइंग और स्केचिंग का यूट्यूब चैनल भी है, अनीस आर्ट के नाम से।
अनीस जी SWA दैट इज स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। अपनी खूबसूरत गज़लों के साथ ये मंच पर आ रहे हैं। इनका स्वागत करती हूँ ये कहते हुए, गुज़रे इश्क की गलियों से और समझदार हो गए, गुज़रे इश्क की गलियों से और समझदार हो गए, कुछ गालिब बने यहाँ कुछ गुलजार हो गए। अनीस जी आइए। आप सबको प्यार भरा आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मैं गाथा महोत्सव के इस खूबसूरत प्रोग्राम नव सृजन और प्रोग्राम के सभी मेम्बरान और को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतने बड़े मंच पे इतनी खूबसूरत सामईन के सामने अपनी गज़लों को पेश करने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ज़ाया ना करते हुए एक मतला और एक शेर से अपनी आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और अर्ज़ किया है कि फ़कत मैं ही नहीं अजदाद और अहबाब कहते हैं, फ़कत मैं ही नहीं अजदाद और अहबाब कहते हैं, मुलाकातों का ज़रिया है जिसे आदाब कहते हैं। फ़कत मैं ही नहीं अजदाद और अहबाब कहते हैं, मुलाकातों का ज़रिया है जिसे आदाब कहते हैं। और गज़ल का शेर है कि गज़ल में बहते अश्कों को लक़ब दरिया का मिलता है, गज़ल में बहते अश्कों को लक़ब दरिया का मिलता है, यहाँ ठहरे हुए पानी को सब तालाब कहते हैं। गज़ल में बहते अश्कों को लक़ब दरिया का मिलता है, यहाँ ठहरे हुए पानी को सब तालाब कहते हैं। और एक शेर मैंने इसमें जोड़ा है कि बचपन में तो अम्मा चाँद को मामा बताती थी, बचपन में तो अम्मा चाँद को मामा बताती थी, मगर अब क्या कि सब महबूब को महताब कहते हैं। बचपन में तो अम्मा चाँद को मामा बताती थी, मगर अब क्या कि सब महबूब को महताब कहते हैं। और एक गज़ल के एक मतलब और कुछ शेर अर्ज़ किए कि क्या पता था इस कदर ये उस पे शायदा होएगा, क्या पता था इस कदर ये उस पे शायदा होएगा, दिल हमल से हो गया क्या इश्क पैदा होएगा। क्या पता था इस कदर ये उस पे शायदा होएगा, दिल हमल से हो गया क्या इश्क पैदा होएगा। और शेर है कि मैं अकेला ही नहीं इस दाग का हकदार हूँ, मैं अकेला ही नहीं इस दाग का हकदार हूँ, आपका दामन भी मेरे साथ मैला होएगा। मैं अकेला ही नहीं इस दाग का हकदार हूँ, आपका दामन भी मेरे साथ मैला होएगा। और खून रोता हूँ सदा मैं याद करके आपको, खून रोता हूँ सदा मैं याद करके आपको, हर तरफ घर पे हमारे खून फैला होएगा। खून रोता हूँ सदा मैं याद करके आपको, हर तरफ घर पे हमारे खून फैला होएगा। और शेर है कि मुद्दतों के बाद आदम की तरह मिलकर मेरा, मुद्दतों के बाद आदम की तरह मिलकर मेरा, सोचता हूँ साथ तेरे साथ कैसा होएगा, सोचता हूँ साथ तेरे साथ कैसा होएगा। और गज़ल के एक मतलब और कुछ शेर अर्ज़ किया है कि हमको पाते पाते खोने वाली है, हमको पाते पाते खोने वाली है, मनकूहा वो गैर की होने वाली है, हमको पाते पाते खोने वाली है, मनकूहा वो गैर की होने वाली है। और मैं पलकों के खूं को पोछा करता हूँ, मैं पलकों के खूं को पोछा करता हूँ, वो हाथों की मेहंदी धोने वाली है। मैं पलकों के खूं को पोछा करता हूँ, वो हाथों की मेहंदी धोने वाली है। और शेर है कि मेरी चाहत उसके आगे मिट्टी है, मेरी चाहत उसके आगे मिट्टी है, उसकी चाहत चांदी सोने वाली है। मेरी चाहत उसके आगे मिट्टी है, उसकी चाहत चांदी सोने वाली है। और जो दरवाज़ा रोशन है वो उसका है, जो दरवाज़ा रोशन है वो उसका है, मेरे घर की खिड़की कोने वाली है। जो दरवाज़ा रोशन है वो उसका है, मेरे घर की खिड़की कोने वाली है। और शेर है कि जिसको देखे वो उसका हो जाता है, जिसको देखे वो उसका हो जाता है, सब कहते वो जादू टोने वाली है। जिसको देखे वो उसका हो जाता है,
सब कहते हैं वो जादू टोने वाली है, और मक्ता अर्ज किया कि उस शेर है कि उसके आंसू मोती बनकर गिरते हैं, उसके आंसू मोती बनकर गिरते हैं, देखो देखो फिर वो रोने वाली है। उसके आंसू मोती बनकर गिरते हैं, देखो देखो फिर वो रोने वाली है। और ये गज़ल का मतलब और एक दो शेर हैं कि कर रहा है कौन हमको याद शर्माते हुए, कर रहा है कौन हमको याद शर्माते हुए, हिचकियाँ भी हिचकिचाती हैं बहुत आते हुए। कर रहा है कौन हमको याद शर्माते हुए, हिचकियाँ भी हिचकिचाती हैं बहुत आते हुए। शेर है कि रह गई थी उंगलियां कुछ उंगलियों में हाथ की, रह गई थी उंगलियां कुछ उंगलियों में हाथ की, छोड़कर जाने लगा था जब वो इतराते हुए। रह गई थी उंगलियां कुछ उंगलियों में हाथ की, छोड़कर जाने लगा था जब वो इतराते हुए। और सुन के तुम उसको नशे में हो गए, हैरत है क्या, सुन के तुम उसको नशे में हो गए, हैरत है क्या हो गया मैं खुद नशे में उसको बतलाते हुए। सुन के तुम उसको नशे में हो गए, हैरत है क्या हो गया मैं खुद नशे में उसको बतलाते हुए। और शेर है कि वो भरी महफिल में भी तन्हा हुआ कुछ देर, तो वो भरी महफिल में भी तन्हा हुआ कुछ देर, तो कर दिया मुझको इशारा जुल्फ लहराते हुए। वो भरी महफिल में भी तन्हा हुआ कुछ देर, तो कर दिया मुझको इशारा जुल्फ लहराते हुए। और मतलब है कि खामोशी से उसका हर गम सह जाना है, खामोशी से उसका हर गम सह जाना है, किस्मत में अब जर्जर होकर ढह जाना है। खामोशी से उसका हर गम सह जाना है, किस्मत में अब जर्जर होकर ढह जाना है। और आंसू आहें धोखा रुसवा तन्हाई बस, आंसू आहें धोखा रुसवा तन्हाई बस, मैंने उससे उल्फत करके ये जाना है। आंसू आहें धोखा रुसवा तन्हाई बस, मैंने उससे उल्फत करके ये जाना है। कि मेरे आंसू उसको मोती लगते थे तब, मेरे आंसू उसको मोती लगते थे तब, अब पानी है तो ये पानी बह जाना है। मेरे आंसू उसको मोती लगते थे तब, अब पानी है तो ये पानी बह जाना है। और शेर है कि वो तो ठहरा पक्का सोना मेरा क्या है, वो तो ठहरा पक्का सोना मेरा क्या है, मैं मिट्टी हूँ बस मिट्टी में रह जाना है, मैं मिट्टी हूँ बस मिट्टी में रह जाना। और मक्ता अर्ज किया कि बेकस तुमको जाते जाते इस महफिल से, बेकस तुमको जाते जाते इस महफिल से, हंसते हंसते अल्लाह हाफिज कह जा। बहुत खूब बेकस जी। अब बुला रहे हैं हम निश्चला जी को, जो प्रयागराज में एक बैंक में कार्य करती हैं। अपने भावों को कलमबद्ध करना इनको बहुत भाता है। कॉलेज के बाद ये पहली बार मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। जोरदार तालियां और साहिर जी की चंद लाइनों से आपका स्वागत और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आइए निश्चला जी। धन्यवाद पल्लवी जी। सबसे पहले मैं गाथा के इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कॉलेज के दिनों के बाद ये वाकई मेरा पहला अवसर है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। तो पैर थोड़े लड़खड़ा रहे हल्की बहुत घबराहट भी है। हर एक के जीवन में कुछ कुछ महत्वपूर्ण संयोग होते हैं, जिनमें से मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण संयोग था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर अनीता गोपेश जी के सानिध्य में आना, और उनके माध्यम से कहकशां के फाउंडर आनंद जी से संपर्क होना, और उन्हीं के प्रोत्साहन और उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं यहाँ हूँ। तो आनंद जी का बहुत धन्यवाद, अनीता जी को मैं याद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जिस रचना को मैं आज आप सबके सामने पढ़ने जा रही हूँ, उसको चुनने के पीछे ये कारण नहीं है कि वो मुझे सबसे अच्छी लगती है अपनी रचनाओं में, पर बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये मेरी एक विनती है, एक निवेदन है। सुन ऐ सखी मेरी प्यारी सखी,
सुन ऐ सखी मेरी प्यारी सखी, तू कभी न सुंदर हो जाना। सौंदर्य के स्थापित मानक को कण भर भी न तू छू जाना। सौम्यता के भ्रम में वो निर्बलता तेरी चाहेंगे, और मधुर वाणी के नाम पे वो जिह्वा अंकुश से सजाएंगे। नैनों की अरुणिम ज्वाला नहीं, वो लाल कपोल सराहेंगे। काजल और लाली की कामना वरना कैसे वो भुनाएंगे। वो तनी हुई भ्रकुटी की जगह तेरी झुकी पलक को पूजेंगे। तेरे वैचारिक तर्कों में नहीं, तेरे अलक गुच्छ में उलझेंगे। प्रति प्रश्न का उत्तर संभव न, प्रति प्रश्न का उत्तर संभव न, कह संभावना नकारेंगे। प्रति प्रश्न न तू कर बैठे कहीं, तुझे मौन से अलंकारेंगे। तेरी जिज्ञासा को नहीं वरन पदार्थ पिपासा को बढ़ावा वो देंगे। साध्य अप्राप्य रहे तेरा, साधनों का छलावा वो देंगे। विधु चंद्रिका की देकर उपमा सविता प्रखर न होने देंगे। विधु चंद्रिका की देकर उपमा सविता प्रखर न होने देंगे। उपमेय ही भली लगे तो उन्हें उपमान मगर न होने देंगे। पर ऐ री सखी मेरी प्यारी सखी, सुनिए मेरा निवेदन। तू तनिक न टस से मस होना, तू तनिक न टस से मस होना, ये सुंदरता है जाल बुरा। सौंदर्य मरीचिका से निकल, तू श्रम की राह सदा चुनना। श्रम से कांतिमय मुख होगा, वो ही तो सच्चा सुख होगा। जब स्वेद से मस्तक चमकेगा, तभी रूप तेरा दमकेगा। और स्पंदन मात्र में न हो के व्यस्त, और स्पंदन मात्र में न हो के व्यस्त, मस्तिष्क तंतुओं को कर झंकृत। मृग तृष्णाओं को कर परास्त, दृढ़ निश्चय से हो अलंकृत। श्रृंगार के नव सोपान पे चढ़, सौंदर्य को परिभाषित करना। श्रृंगार के नव सोपान पे चढ़, सौंदर्य को परिभाषित करना। शशि प्रभा परावर्तित प्रकाश, चंद्रमा की जो रोशनी है वो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है, और सूर्य के अंदर तो कंटिन्यूस फ्यूजन रिएक्शन चालू है। तो शशि प्रभा परावर्तित प्रकाश, पूषा बन जग आलोकित करना। कर क्षमता सीमाओं को विस्तृत, हमारी क्षमताओं की को सीमांकित कर देते हैं कई बार। तो कर क्षमता सीमाओं को विस्तृत, शब्द कोश परिवर्तित करना। पुरुषार्थ के समक्ष उसमें वनितार्थ को तू अंकित करना। क्योंकि आज भी जो उद्यम है, या पुरुषार्थ को हम महिलाएं हो या पुरुष, पुरुषार्थ ही कहा जाता है। कर क्षमता सीमाओं को विस्तृत, शब्द कोश परिवर्तित करना। पुरुषार्थ के समक्ष उसमें वनितार्थ को तू अंकित करना। इस दिवा स्वप्न को पूरा कर, सखियों को प्रोत्साहित करना। और सुन ले तू मेरी प्यारी सखी, भीतर से सुंदर हो जाना। कर नव सृजन मानकों का गाथा सौंदर्य की लिखना तू, और गाकर उस गाथा को तू सौंदर्य जगत में छा जाना, संपूर्ण जगत में छा जाना। बहुत खूबसूरत निश्चला जी। अब आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर धीरेन्द्र जी को, जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हैं और अध्यापन से जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी को अपने लेखन के लिए तुलसी साहित्य संस्था बदायूं द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही इंडियन रिकॉर्ड बुक से प्रमाण पत्र मिला है। स्वागत है धीरेन्द्र जी आपका मंच पर। सभी को नमस्कार। मैं आते आते ये समझ लीजिए कि मेरे चेहरे की हवाएं उड़ गई हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के समक्ष जो भी टूटा फूटा है प्रयास करूंगा आपके दिल तक पहुंचने का। और मैं अपनी बात को सीधे आरंभ करता हूं। मैं हिंदी के चरणों में एक कविता प्रस्तुत करूंगा।
जब सकल जगत की नव पीढ़ी अंग्रेजी में हो जाएगी, जब सकल जगत की नव पीढ़ी अंग्रेजी में हो जाएगी, जिसके चलते दुनिया में एक दिन घोर प्रलय आ जाएगी। लोगों की साख बचाने को, लोगों की साख बचाने को फिर खड़ी कोई सिंधी होगी, वो भाषा कोई और नहीं अपनी प्यारी हिंदी होगी, अपनी प्यारी हिंदी होगी। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जो नमस्कार की संस्कृति थी वो भी अब टाटा बाय हुई, पहले लेते थे हाल चाल अब केवल हेलो हाय हुई। मॉडर्न बनो चाहे जितना जीवाना खोली जाएगी, हिंदी हिंदी है बिन इसके इंग्लिश ना बोली जाएगी, इंग्लिश ना बोली जाएगी। और अंतिम कुछ लाइनें हैं। अंग्रेजी के चक्कर में दूषित मन का कोना कोना है। और अब मॉडर्न युग की कुछ एकदम सच्चाई कह रहा हूँ। अंग्रेजी के चक्कर में दूषित मन का कोना कोना है। पतिदेव हुआ करते थे जो अब केवल बाबू सोना है। प्रियतम की आयु बढ़ाने को, प्रियतम की आयु बढ़ाने को मस्तक जो धारी जाएगी, हिंदी की बिंदी बिन बिंदी बिंदी न पुकारी जाएगी, बिंदी न पुकारी जाएगी। बहुत बहुत आभार आपका। और कुछ अभी समय मेरा बचा होगा, मैं जान रहा हूँ। कुछ मुक्तक जो मैं कभी भी मंच पे जाता हूँ तो भगवान श्री राम को एक बार स्मरण जरूर करता हूँ, तो उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ। शत्रुघ्न भरत और लखन की जान राम है, शत्रुघ्न भरत और लखन की जान राम है। शबरी की प्रतीक्षा का तो परिणाम राम है। मेरा ये रोम रोम रम गया है राम में, मेरा ये रोम रोम रम गया है राम में। है धरती आसमान चारों धाम राम है धरती आसमान चारों धाम राम है। और अब कुछ पंक्तियाँ आजकल मोबाइल सबके पास है, और मोबाइल क्या कर रहा है आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। जिस तरह धूम्रपान शुद्ध तन को खा गया, दूषित विचार एक आया मन को खा गया। विज्ञान का सबसे बड़ा अभिशाप ये रहा, विज्ञान का सबसे बड़ा अभिशाप ये रहा। छोटा सा फोन कीमती बचपन को खा गया, छोटा सा फोन कीमती बचपन को खा गया। और मेरी जो मुख्य विधा है प्रेम, प्रेम की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों का मन चाहिए। आईआईटी कॉलेज के जो लड़के और लड़कियां हैं उनको समर्पित कर रहा हूं पंक्तियां। सबके साथ ऐसा होता होगा। कुछ इस तरह से भी मेरी किस्मत चली गई, चाहा था जिसको छोड़ के मुझको चली गई। लाखों जतन के बाद बैठा पढ़ने शाम को, लाखों जतन के बाद बैठा पढ़ने शाम को। खोली किताब वैसे ही बिजली चली गई, खोली किताब। ये होता है जब समस्याएं आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। अब 4 पंक्तियां और आप लोगों के समक्ष पहुंचा रहा हूं। जो था अधूरा, ये शुद्ध प्रेम की पंक्तियां हैं एकदम। जो था अधूरा तुमने उसको पूर्ण कर दिया, मेरी अंधेरी जिंदगी में नूर भर दिया।
दुनिया ने कहा दो कोई सबूत प्यार का, दुनिया ने कहा दो कोई सबूत प्यार का, हमने भी तेरी मांग में सिंदूर भर दिया, हमने भी तेरी मांग। धन्यवाद, मेरा समय हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। दरअसल समय की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है, हम लेट हैं, इस वजह से थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, पर बहुत खूबसूरत। अब मौसमी जी को बुला रहे हैं अपनी कहानी लेकर के, और बड़ी खूबसूरत अंदाज में वो अपनी कहानी प्रस्तुत करेंगी। और सभी प्रतिभागियों से मेरा सविनय निवेदन है कि प्लीज़ समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हम लेट हैं तो आगे बढ़ने में हम लोग को फिर मुश्किल होगा। सबसे पहले सभी को नमस्कार। पल्लवी जी ने परिचय दे दिया है, तो समय के अभाव के कारण मैं अपनी कहानी सीधे शुरू करना चाहती हूँ। आज हम सब जहाँ पर भी हैं, जिस मुकाम पर भी पहुँचे हैं, उसमें हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज या पड़ाव का योगदान है, और वो है हमारा स्कूल लाइफ। वहाँ पर हम जो कुछ भी सीखते हैं या सीख नहीं पाते हैं, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे आज पर। मैं उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी रखती हूँ कि यहाँ बैठे सभी लोग स्कूल तो गए ही होंगे। एक्चुअली ये पूछना भी मजाक है यहाँ पर। तो मैं आइए आप सबको ले चलती हूँ अपनी कहानी के माध्यम से, जो एक छोटी सी हल्की सी कहानी है, जो आपको आपके स्कूल टाइम पर ले जाएगी। ट्रैफिक का शोर, पहुंचने की जल्दी, बैग का बोझ, खुले लेस, साइकिल की घंटी और फिर स्कूल का घंटा। बच्चे गुड मॉर्निंग टीचर कहते हुए अपने दोस्तों से बातें करते हुए इतने मशरूफ होते हैं कि वो कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग कहना भूल जाते हैं, और फिर पड़ती है डांट। और जिस बच्चे की सुबह डांट से शुरू हो जाए तो दिन भर पड़ती है डांट। मंडे की सुबह और मिस मोना का फर्स्ट पीरियड। नाम ग्लैमरस है पर मिजाज स्ट्रिक्ट। मजाल जो उनका दिया होमवर्क कोई पूरा ना करे, और जो ना करे बस समझिए मुसीबत आई उसकी। पिटाई? डांट? बिल्कुल भी नहीं। डांट का बच्चों पर असर पड़ता नहीं, और पिटाई की टीचर्स को परमिशन नहीं। तो फिर क्या? सफाई। मिस मोना ने जिस भी बच्चे को पनिश करना होता था, पूरे ग्राउंड की सफाई करवाती थी। और कोई ऑब्जेक्शन करे तो कह देती थी, दिस इज नॉट पनिशमेंट, इट्स इको एक्टिविटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। क्लास में मिस मोना दाखिल हुई और सारे बच्चे एक सुर में गुड मॉर्निंग मैम। मिस मोना ने पढ़ाना शुरू किया और कुछ बच्चे अपनी सांस रोक कर बैठे थे। तभी मिस मोना ने कहा, अच्छा कल जो मैंने डायग्राम बनाने को दिया था सबने बना लिया? चलो एक एक कर मुझे दिखाओ। सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक टेबल पर खोलकर रख दी। मिस मोना एक एक टेबल पर जाती, नाइस, गुड, कलर नहीं किया तुमने, लेबल करो अपना डायग्राम, एंड यू स्टैंड अप, वेयर इज योर डायग्राम। और उसके बाद वो हर एक बच्चे को इसी तरह रिमार्क देती गई। फिर मिस मोना पहुंची अदिति की टेबल पर। अदिति का डायग्राम देखकर मिस मोना ने कहा, एक्सीलेंट, और फिर अपना रेड पेन निकाला
और उस पे स्टार बना दिया और सभी बच्चों से कहा, दिस इज हाउ आई वॉन्ट एवरीवन टू ड्रॉ द डायग्राम, सब लोग इसे देख लेना। और फिर से मिस मोना पढ़ाने लगी। थोड़ी ही देर बाद घंटी बज गई, क्लास ओवर। जो बच्चे खड़े थे उनकी सांसें अभी भी रुकी हुई थी। तभी आन्या मिस मोना के पास आई। मैम, ये डायग्राम अदिति ने नहीं बनाया है, वो मैंने बनाया है। उसे स्टार मिल गया और मुझे नहीं। अदिति, ये बताओ, ये डायग्राम तुमने बनाया है? मिस मोना ने अपना चश्मा ऊपर किया और भौं में चढ़ाते हुए पूछा। अदिति डर गई थी। अदिति ने कहा, हाँ मैम। अच्छा, आन्या, तुमने अदिति का डायग्राम क्यों बनाया? मैम, अदिति मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने बना दिया। अच्छा, बना दिया, तो फिर अब क्यों मुझे बता रही हो? मैम, डायग्राम मैंने बनाया, स्टार उसे मिल गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। बच्चों, ये बताओ, गलती किसकी है? सारे बच्चे एक सुर में बोले, अदिति की। अदिति इज अ चीटर, अदिति इज अ चीटर। साइलेंस। सारे बच्चे चुप हो गए। पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर जो मिस मोना ने कहा बच्चों की उम्मीद से ऊपर था। मिस मोना ने कहा, दोस्ती वो होती है जब आप अपने दोस्त के बचाव के लिए उसके पीछे खड़े हों। दोस्ती वो होती है जब आप अपने नाम की ट्रॉफी अपने दोस्त के नाम कर दे। दोस्ती वो होती है जहां आप अपनी दोस्त की शोहरत के लिए खुशी मना सकें, उसकी शोहरत को एंजॉय कर सकें। दोस्ती ये नहीं होती बेटा। अदिति ने चीटिंग की है, पर आन्या, तुमने उससे भी बड़ी गलती की है। तुमने अपनी दोस्त का दिल दुखाया है। पहले तो तुम्हें उसकी ड्राइंग बनानी नहीं चाहिए थी, सिर्फ हेल्प करनी चाहिए थी। पर जब तुमने उसकी ड्राइंग बना ही दी तो मुझे क्यों बताया? मुझे नहीं बताना चाहिए था। सारे बच्चे हैरान थे कि मिस मोना जो बात बात पर पनिश करती थी, बच्चों को सजा देती थी, बात नहीं करने देती थी, आज दोस्ती का सबक सिखा रही थी। हम सबकी लाइफ में ऐसे टीचर का होना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ हमें एकेडमिक सिलेबस ही ना पढ़ाए, हमें दोस्ती भी, हमारी दोस्ती, हमारे और भी वैल्यूज के लिए हमारी जिंदगी को तैयार करवाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब मैं डॉक्टर राव विक्रम सिंह जी को बुलाना चाहूँगी मंच पे कि आके अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। थोड़ा सा समय का ध्यान रखिएगा प्लीज़। मैं सबसे पहले अमित तिवारी जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जो सफ़र मेरा 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था कागज से, आज स्टेज तक उन्होंने पहुँचा दिया। तो मैं एक श्रृंगार रस का कुछ लिखने की कोशिश की है। शब्दों का चयन गलत हो सकता है, जज्बातों का चयन नहीं, क्योंकि मैं पहली बार बोल रहा हूँ, तो कुछ हो तो क्षमा चाहूँगा। मैं तेरे लिए कुछ जज्बात लिखना चाहता हूँ। मैं तेरे लिए कुछ जज्बात लिखना चाहता हूँ। तेरे मेरे बीच की हर बात लिखना चाहता हूँ। तेरे लिए मैं जज्बात लिखना चाहता हूँ। तेरे मेरे बीच की हर बात लिखना चाहता हूँ। ना होने पर भी है तेरे तू साथ मेरे, ना होने पर भी है तू साथ मेरे। ख्वाबों की ऐसी हंसी मुलाकात लिखना चाहता हूँ। स्पर्श स्पर्श तेरा रोम रोम में बसता है, स्पर्श तेरा रोम रोम में बसता है। तेरे हुस्न की कायनात लिखना चाहता हूँ। तेरे मेरे बीच की हर बात लिखना चाहता हूँ। हर लम्हा याद है मुझे भी, हर लम्हा याद है मुझे भी। हर आलिंगन अभी ताज़ा है, पहले चुंबन की मिठास बाकी है अभी। संग गुजरी वो शाम लिखना चाहता हूँ। तेरे मेरे बीच की हर बात लिखना चाहता हूँ।
तेरे रुखसार के दीदार के गुजरे लम्हे, तेरे रुखसार के दीदार में गुजरे लम्हे, मुझसे नजर मिलाने में तेरी पहली शिकन, तारुफ हुआ था मेरी जिंदगी का मुझसे, उस लम्हे की मैं याद लिखना चाहता हूं, तेरे मेरे बीच की हर बात लिखना चाहता हूं। तुझे छू कर जो हवा आई, तुझे छू कर जो हवा आई, उसका एहसास लिखना चाहता हूं। पाऊं तुझे में जितना बढ़ती है ऐसी प्यास, मैं वो ऐसी प्यास लिखना चाहता हूं, तेरे मेरे बीच की हर बात लिखना चाहता हूं। तेरे तबस्सुम का नशा उतरा नहीं है अब तक, मैं वो तेरा जज्बात लिखना चाहता हूं। गुजरी थी जो शाम तेरे तसव्वुर में, गुजरी थी जो शाम तेरे तसव्वुर में, उसके बाद की वो तन्हा रात लिखना चाहता हूं, तेरे मेरे बीच की हर बात लिखना चाहता हूं। तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ रहे, तू मेरे पास रहे, जिंदगी भर मुझे तेरा एहसास रहे। अब मैं कोई ऐसी फरियाद लिखना चाहता हूं, तेरे मेरे बीच की हर बात लिखना चाहता हूं। तू ही, हाँ तू ही मेरे ख्वाबों की मल्लिका है, तू ही मेरे दिल का सुकून, तू ही मेरे ख्वाबों की मल्लिका है, तू ही मेरे दिल का सुकून, जिंदगी के हर पल की तू ही रहबर है। इन्हीं खुशगवार लम्हों की मैं याद लिखना चाहता हूं, तेरे मेरे बीच की हर बात लिखना चाहता हूं। अब मैं एक थोड़ा दूसरा पहलू बताना चाहूँगा। जैसे इसके पहले प्रोग्राम में बात हो रही थी कि बच्चों की पेरेंट्स से बात नहीं होती है, पापा से बात नहीं होती है, कैसा है, तो उसी का जेस्चर है, अब आप लोगों के पास है, इसको आशीर्वाद दीजिए। जाना ही था परिंदे को एक दिन उसे छोड़ के, इसका टाइटल है बागबान। जाना ही था परिंदे को एक दिन उसे छोड़ के, जिस बागबान ने पंखों में भर दिया आसमां तोड़ के। जाना ही था परिंदे को एक दिन उसे छोड़ के, जिस बागबान ने पंखों में भर दिया आसमां तोड़ के। वो बूढ़ा है बहुत पर कमजोर बिल्कुल नहीं, जो हमारे फादर हैं, वो बूढ़ा है बहुत पर कमजोर बिल्कुल नहीं, अभी भी है ताकत बेशुमार, मदद करता है हर मोड़ पे। लौट आए अगर परिंदा कभी प्यास से परेशान होकर, हम लोग सब लौट के पेरेंट्स के पास ही जाते हैं। लौट आए अगर परिंदा कभी प्यास से परेशान होकर, बागबान बुझाता है प्यास अपनी आंखें निचोड़कर, जिस बागबान ने पंखों में भर दिया आसमां तोड़कर। खबर खैरियत की ही है उसके लिए। अब आजकल पेरेंट्स सिर्फ एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बच्चों का पता चल जाए, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। खबर खैरियत की ही बहुत उसके लिए, चाहे परिंदा दूर ही चला जाए, वापस ना आए रुख मोड़ के। अब इस लास्ट लाइन पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जिस ताकत पे गुमा परिंदे को है, बच्चों को लगता है ना कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, जिस ताकत पे गुमा परिंदे को है, उसका पसीना बागबां का है। जिस ताकत पे गुमा परिंदे को है, उसका पसीना बागबां का है। सोया था परिंदा रजाई में जब, सोया था परिंदा रजाई में जब, बागबां जागा सारी रात चादर ओढ़ के। जाना ही था परिंदे। बहुत शुक्रिया विक्रम जी। अब मैं ज्योत्सना जी को बुलाऊंगी जो लखनऊ से आई हैं और वो हमारे सामने एक कहानी प्रस्तुत करेंगी। थोड़ा सा समय का ध्यान रखिएगा मैम। माँ सरस्वती का प्रणाम करते हुए आप सबको नमस्कार करती हूँ और गाथा का धन्यवाद और कानपुर का अभिनंदन, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कानपुर से ही हूँ। आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और इसी अमृत काल से जोड़ते हुए मैं आप सबको अपनी एक छोटी सी लघु कथा सुनाती हूँ, जिसका नाम है लाल मोहब्बतें। 5:15 बजे प्रभात फेरी निकलती, पूरा वातावरण ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के मधुर सुर से गुंजायमान हो जाता। आसिफ भाई भी फज्र की नमाज अता करके बड़ी मुस्तैदी से टहलते रहते। फेरी जैसे ही दरवाजे पर आती, वह उसमें शामिल हो जाते और मैं दरवाजे की ओट लेकर निकलती हुई फेरी के भजन के सुर में सुर मिलाती हुई बस नजर भर उसे देखने के लिए खड़ी रहती। चाहे वह फेरी की पहली पंक्ति में होता या आखिरी में,
या सबके बीच में ही क्यों ना होता। उसकी नीली बुसर्ट और नुकीली मूछें मुझसे छुप नहीं पाती। बस उसे देखकर मेरा पूरा दिन दूसरे दिन की सुबह के इंतजार में निकल जाता। जब 2 दिन हो गए और वह प्रभात फेरी में नहीं आया, तब मेरा दिल बावला हो उठा। जी चाहा भाईजान से पूछ लूं, लेकिन हया ने शब्द हलक में ही रोक दिए। उसी शाम मगरिब की नमाज के बाद आसिफ भाई ने मुझे बुलाया और कहा, नज़मा, करतार सिंह पुलिस की नज़रों में चढ़ गया है। 2 दिन से हम लोगों ने उसे बालू वाले टीले के पीछे रोक कर रखा है। आज उसे रोटी के साथ ये टिकट और कुछ पैसे भेजने हैं ताकि वह सुरक्षित कानपुर पहुंच सके। साथ ये दाढ़ी और हाँ, मेरा काला पठानी सूट भी दे देना। कहना आसिफ ने कहा है भेष बदल करके स्टेशन पहुंच जाए, वहां मैं उसको पीले कुर्ते में बिना दाढ़ी मूछ के मिलूंगा। पुलिस के डर से मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। मेरी निगाहों में करतार से मिलने की चमक कुछ यूं चमकी कि सारी दहशत रफू चक्कर हो गई। ईशा की नमाज और शिव मंदिर की आरती का वक्त एक ही था। मोहल्ले वाले धर्म में व्यस्त थे कि भाई ने सामान की पोटली के साथ मुझे कर्म की राह पर भेज दिया। वह मेरी उससे पहली मुलाकात थी। पोटली उसे देते हुए जी में आया कि दिल की बात भी कह दूं, पर जुबान ने साथ देने से मना कर दिया। 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसने आवाज दी, नजमा, प्रेम करने के लिए वक्त चाहिए और मेरा वक्त अभी बस देश प्रेम के लिए है। इतिहास तेरे आज के इस साहस भरे काम को याद रखेगा। आज फिर दादी के बक्से को डैडी धूप दिखा रहे थे और मैं उनकी डायरी की यह अधूरी दास्तान पढ़ रही थी। डैडी ने बड़े सलीके से ताज़ा अखबार बिछाया और उनकी यादें बक्से में सहेजने लगे। मेरी निगाह बिछे हुए पेपर की हेडिंग पर गई, हिंदू मुस्लिम दंगे में जल उठा शहर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना जी। अब वीणा उदय जी को बुलाएंगे, जो हमारे आज के आखिरी प्रतिभागी हैं। वो आएंगी और आके अपनी कविताएं सुनाएंगी। आइए। मैं वीणा उदय माँ शारदे को नमन वंदन और मंच की गरिमा को सादर प्रणाम करती हूँ। सभा में उपस्थित समस्त सुधीजनों को हार्दिक अभिनंदन और गाथा परिवार को मेरी बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करती हूँ। आज हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, किंतु मणिपुर में घटित घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में नारी सुरक्षित नहीं है। मेरा मानना है कि नारियों को अपना संबल स्वयं बनना होगा। प्रस्तुत है इसी विषय पर मेरी पुस्तक द्रौपदी उठो की प्रतिनिधि कविता। द्रौपदी उठो संहार करो, द्रौपदी उठो संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का। अब बहुत हो चुका चीर हरण, अब बहुत हुआ अन्याय अधर्म। अब लाका घायल करतन मन, इठलाता सबल ये दानव कुल। कर शील भंग बनकर दबंग कुत्सित कुंठित दुर्योधन कुल। देखो निर्भय हो घूम रहा, नित नया शिकारी ये ढूंढ रहा। द्रौपदी उठो तुम खोल केश, अब रूप धरो रणचंडी का। पहनो माला नरमुंडों की, श्रृंगार करो तुम रुधिर रक्त से। संहार करो महिषासुर का, संहार करो महिषासुर का। धरणी पर प्रलय मचा दो तुम, दुष्टों का नाम मिटा दो तुम। हर नारी के रोम रोम में अपना कुछ अंश मिला दो तुम, अपना कुछ अंश मिला दो तुम। अब कोई अबला नहीं रहेगी, अन्याय अधर्म नहीं सहेगी। चीर चीर कर रख देगी वह चीर हरण करने वालों को। चपला सी चमकेगी नारी, दामिनी सी दमकेगी नारी। घनघोर घनों में चंद्रहास बन अंबर पर मुस्काएगी। अब बहुत हो चुका चीर हरण, अब बहुत हुआ अन्याय अधर्म। द्रौपदी उठो संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का, दुर्योधन का, दुशासन का।
सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते हैं और उनके शव तिरंगे में लिपटकर उनके घर पहुंचते हैं। उस वीर की भार्या की उस समय क्या मनोदशा होती है, इसका मार्मिक वर्णन प्रस्तुत है। प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, संग में चाहे कुछ ना लाते, प्रेम सुधा मुझ पर बरसाते, मिलकर सुंदर स्वप्न सजाते। प्रिय बस तुम वापस आ जाते, रणभूमि में शौर्य दिखाते, शत्रु को ऐसा मजा चखाते, भारत माँ के श्री चरणों में विजय माला तुम पहनाते। प्रिय बस तुम वापस आ जाते, संग में चाहे कुछ ना लाते, मैं थाली में सजा आरती, प्रियतम राह तुम्हारी तकती, मैं थाली में सजा आरती, प्रियतम राह तुम्हारी तकती, और जब तुम वापस आ जाते नैनों ही से बातें करती, मल तिलक तुम्हारे मस्तक करती और चरणों में शीश नवाती, तिलक तुम्हारे मस्तक चढ़ करती और चरणों में शीश नवाती, मैं गर्वित हो संग तुम्हारे एक सुंदर फोटो खिंचवाती। प्रिय बस तुम वापस आ जाते, संग में चाहे कुछ ना लाते, पर यह कैसा संदेशा आया, लिपट तिरंगे में तुम्हें लाया, अश्रु में अपने रोक न पाई, मुख भी ढंग से देख न पाई, बेसुध हो जयकार लगाई, वीर भार्या मैं कहलाई, सबके संग दी अंतिम विदाई, वीर भार्या मैं कहलाई, वीर भार्या मैं कहलाई। प्रेम मन का शाश्वत भाव है, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। तो प्रेम के अच्छा, पल्लवी जी का आदेश है कि समय सीमा समाप्त हो गई है, तो ओके, धन्यवाद। थोड़ा सा वाइंड अप करना पड़ गया क्योंकि मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की फ्लाइट है। तो अब मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, ऋषि कुमार शर्मा जी को बुलाती हूँ, जो हिंदी एकेडमी दिल्ली के उपनिदेशक जी हैं, उप सचिव जी हैं, और आप आइए और सबका सम्मान करिए। अनीस बेकस जी, निश्चला जी, अनीस जी आप आगे आ जाइए। निश्चला जी, धीरेन्द्र धीरेन्द्र जी, मौसमी जी, सॉरी थोड़ा सा धीरेन्द्र जी, मौसमी जी, डॉक्टर राव विक्रम जी, ज्योत्सना जी, वीना जी। पहले डॉक्टर राव विक्रम जी का है। ज्योत्सना जी, और वीना जी। अब मैं विश्वनाथ जी को बोलूंगी आके मंच वापस से संभाल ले। मैं सर से एक और आग्रह करूंगा कि जिन्होंने पूरे इस ओपन माइक का संचालन किया, पल्लवी जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये किसी का चश्मा और लाल पेन यहाँ पर छूट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस सत्र के लिए, और समय की